2020 2 अक्टूबर 151वीं गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के पावन अवसर पर मैं IAS नीति शास्त्र सोनघाटी के ग्रुप पर संबोधित करते हुए सभी भारतवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में और नीति शास्त्र का मुख्य संदर्भ क्या है यह बताएंगे, इनका संबंध और अपनी विचारधाराओं को भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। हर वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 में, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम महात्मा गांधी के परिचय बताते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और उनके पत्नी का नाम, जो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में अपना विवाह उनके परिवार वाले कर दिए, उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक ज़िले में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम आदर और सम्मान से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से कानूनी की शिक्षा प्राप्त की थी। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की और उन्होंने कुछ समय तक भारत में और दक्षिण अफ्रीका में वकालत किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज शासन से आज़ाद हुआ। बापू हमेशा अहिंसा एवं सत्य के मार्ग पर चलते रहे। हमारे सामने देशभक्ति, बलिदान और सादगी का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्थान लिया है, प्रेरणा का स्थान रहा है। देश की आज़ादी को उन्होंने कभी भी अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इस आज़ादी का तब तक मूल्य नहीं है जब तक कि सबसे कमज़ोर और सबसे पीड़ित को अन्याय से मुक्ति न मिले। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज भी भारत के करोड़ों लोगों में उनके हृदय में महात्मा गांधी के लिए सम्मान है, आदर है। उनके हृदय में आज भी वो जिंदा हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में वो मानवता के पुजारी थे। इनकी विचारधाराएं, उनके सिद्धांत अद्वितीय हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने आंदोलन भी किए। 1930 में उन्होंने नमक आंदोलन
प्रारंभ किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिकारी नियुक्त किए गए और उन्हें सर्वप्रथम सुभाष चंद्र 6 जुलाई 1944 को उन रेडियो के प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को बापू यानी पिता की संज्ञा दी और उन्होंने संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद सैनिकों के लिए और उन्होंने प्रसारण में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को उन्होंने आज़ाद हिंद फौजी के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं मांगा। स्वराज्य और नमक सत्याग्रह 1920 में और 1932 में हरिजन आंदोलन और निश्चित दिवस प्रारंभ किया गया। क्या सच में हमारा देश आज़ाद हुआ? क्या स्वतंत्र है? आज भी हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है? तो आइए जानते हैं कि क्या हमारा देश आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि नहीं। हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन, ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, परंतु लेकिन हमें लगता है कि हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र एवं आज़ाद नहीं हुआ है। पिछले स्पीच में हमने बताया कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब तभी देश आज़ाद माना जाएगा जब देश में कमज़ोर वर्ग के लोग एवं पीड़ित लोग को न्याय मिल सके, यानी दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जो भी हो, कोई भी जाति का हो, यदि वो कमज़ोर है, निम्न वर्ग का है, उसे न्याय जब तक नहीं मिल पाता है तब तक हमारा देश पूर्णतः आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आजकल की वर्तमान घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना के बारे में बताते हुए हम यह बताते हैं कि जो घटना घटी उसके अंतिम संस्कार भी परिवार के इच्छाओं के विरुद्ध किया जा रहा है। इसमें सरकार अपनी मनमानी, अपने इच्छाओं के माध्यम से उनके अंतिम संस्कार का किया जा रहा है, जबकि इसमें परिवारजनों की इच्छाओं के कोई सुनवाई नहीं की जा रही। क्या आज हमारा देश इतना प्रतिबंध हो गया है सरकार से कि वो खुद अपना धर्म, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, क्या वह पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है? क्या सरकार हमें अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कारों, जिसे धर्म हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार की बात की गई, वो हाथरस में सबसे दुख की बात है कि वो अपने बेटी की अंतिम संस्कार, अंतिम झलक भी देख पाना संभव नहीं हुआ। क्या आज हमारा देश आज़ाद है? ऐसा कह पाना उचित पूर्ण रूप से नहीं होगा। देखते हैं कि पिछले ज़माने में जब सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, जब ईश्वरों देवताओं का लोक होता था, राजाओं का होता था, अकबर बीरबल जैसे, अशोक सम्राट जैसे, गौतम बुद्ध जैसे शासन काल में, यानी कहा जाए तो प्राचीन युग में, क्या महिलाओं की स्थिति आज की जैसे थी? आज महिलाओं को वे कहीं जाने, कहीं घूमने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। उनके मन में एक डर लगा है कि कहीं हमें
किसी प्रकार की संकट उपस्थित न हो जाए, किसी प्रकार का घटना न घट जाए, यह इनके मन में डर है। वे अपने घूमने फिरने के लिए आज हमारे देश में स्वतंत्र नहीं हैं। निरंतर वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए, जैसे निर्भया कांड, हाथरस कांड, अनेक प्रकार की कांडों से एक प्रकार की डर की भावना अपने ही देश में घूमने फिरने, उठने बैठने, पढ़ने लिखने, कहीं आने जाने, वार्तालाप करने के लिए हमारी महिला समाज वो स्वतंत्र नहीं है। इस स्थिति में हमारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, वो केवल न्याय की बात करता है कि न्याय मिलना चाहिए। सही बात है कि न्याय मिलना चाहिए। एक पार्टी दूसरे पार्टी की आरोप लगा रहा है कि यह सरकार गलत है। सरकार कभी गलत नहीं होती है। वे दूसरों के आरोपों को देखने के बजाय क्या अपराधी को क्या सज़ा दिया जा रहा है, क्या फांसी, क्या उम्र कैद के अनेक कठोर कानून बनाए गए निर्भया कांड के बाद, पर इससे क्या असर हुआ हमारे देश में? क्या इससे अपराध रुके? क्या रेप एवं गैंग रेप जैसी समस्याएं क्या रुकी? बल्कि यह कहा जाए कि पहले की अपेक्षा से वो दुगना की गति से वो हमारे समाज में फैलता जा रहा है। इसका रीज़न, इसका कारण क्या है? यह हम आपको शिक्षा के माध्यम से, नीति शास्त्र की शिक्षा के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हमें ध्यान यह देना है कि अपराधी को सज़ा तो मिले, यह तो ठीक है, पर यह सज़ा इतनी कठोर हो, यह सरकार सोचेगी कि किस प्रकार की सज़ा पे और प्रावधान किया जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए या सज़ा में क्या और भी बढ़ाने चाहिए, यह सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। पर पहली बात यह है कि यह समस्या का हल कैसे निकाला जाए। सज़ा देने से क्या हो रहा है? सज़ा देने से कुछ भी हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है। कितने अपराधी घटना को करते हैं और घटना के करने के बाद उन्हें सज़ा मिलती है, उम्र कैद मिलती है, फांसी मिलती है, पर इससे क्या हमारी समस्याएं रुकती हैं? क्या घटना होने से वो रुकता है? हम तो देख रहे हैं कि पिछले वर्षों से आज वर्तमान में बढ़ती ऐसी प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो कोई भी इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है। एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है, सरकार के प्रति, विपक्ष के प्रति, एक दूसरे पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि समस्या का हल ढूंढना ही सबसे बड़ी बात होगी और इसे हल ढूंढकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो, चाहे किसी भी सरकार से संबंधित हो। और यह जिम्मेदारी सबकी होगी। इसमें केवल सरकार ही कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हालांकि सरकार बहुत कदम उठाती है और कार्य सफल भी होता है, ऐसे बात नहीं कहा जा सकता, पर हम कहते हैं कि इसमें सभी की जिम्मेदारी होगी। परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, विद्यालय की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी। इन सभी की जब तक जिम्मेदारी और एक मिशन के रूप में कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या को समाप्त करने में हम सब लोग असफल रहेंगे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब कि जो भी अपराधी होती है, वो अपराध कौन होता है? आज का बालक ही कल जाकर अपराध बन जाता है, अपराध करते हैं। अपराध क्यों करता है? इसका रीज़न है इनके समीप एक बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि तैयार होता है। वो ये परिस्थितियाँ होती हैं, एक मजबूरी होती है। ये परिस्थितियाँ या मजबूरी कैसी होती हैं? विभिन्न प्रकार की भी हो सकती हैं, पर यह स्थितियाँ या पृष्ठभूमि कौन तैयार करता है? उनके समक्ष इस प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार करने में हमारी समाज की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो समाज ही पृष्ठभूमि को गलत तैयार करता है। वो पूरी तरह समाज को आदर्श समाज का रूप नहीं दे पाता है। तो इसमें
केवल जो अपराधी है, जो इस प्रकार की घटना करता है या किसी भी प्रकार की अपराधी करता है, मारकाट वगैरह, चोरी, किसी प्रकार की भी अपराधी के पीछे मैं कहता हूँ केवल अपराध का, यानी नीति शास्त्र कहता है कि केवल अपराधी ही दोषी नहीं होगा। जबकि सरकार केवल अपराधी को सज़ा तो दे देती है, पर केवल अपराधी को सज़ा देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मैं मान लेता हूँ कि देखा जाए तो इसमें अपराधी प्रत्यक्ष व्यक्ति ही होता है जो करता है, पर यह नहीं कह सकते कि यह पूरी तरह उसी की गलती है। मान लेते हैं कि 95% उस व्यक्ति की गलती है, पर 5% समाज की गलती है, विभिन्न चरणों की गलती है, जो मैं आगे बताने का प्रयास विस्तार रूप से करूँगा। हो सकता है इसमें सरकार की भी कुछ गलतियाँ हों, सरकार के कुछ विपक्ष की गलतियाँ हों, किसी की भी गलती हो सकती है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं दोनों पक्षों और सभी पक्षों का अध्ययन करने के आधार पर और नीति शास्त्र के माध्यम पर मैं यह कहना चाहता हूँ, चाहे वो सरकार के पक्ष से हो, चाहे विपक्ष के पक्ष से हो, चाहे वो समाज के पक्ष से हो, कहीं का भी हो, वो सबसे पहले मानव है, वो मानव जाति है, वो इंसान है। तो हमें फोकस करना है वो इंसान है, वो किसके पक्ष कहाँ से है इससे हमें मतलब नहीं है। अब जैसे कहा जाए कि हाथरस की घटना में जो भी व्यक्ति उस घटना को किया, सबसे पहले उसे मानसिक केंद्र से, यानी मस्तिष्क के केंद्र बिंदु से गुजर कर ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। यानी कोई भी हमें अपराधी करने से, अपराधी ही नहीं, कोई भी कार्य करने से पहले हमें मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। हमें मस्तिष्क ही दिशा निर्देश देता है, और हमारा मन और मस्तिष्क में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का एक ही रोल है। बस मन स्वतंत्र है, मस्तिष्क जो है सीमित है। मस्तिष्क में यदि ज़्यादा ताकत लगाया जाए स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति का, तो यह सही और गलत का फैसला बता सकता है। पर मन की बात है, मन को सही और गलत से कोई मतलब नहीं होता है। मन को केवल आनंद चाहिए, यानी मज़ा। किसी भी कार्य में मज़ा हो, चाहे वो आनंद, चाहे वो गलत कार्यों में हो या सही कार्यों में हो, मन इसको नहीं पहचानता। मन को केवल आनंद की ज़रूरत है, उसे केवल मज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो। पर दिमाग सही व गलत में अंतर कर सकता है। पर दिमाग जो मस्तिष्क है, मानसिक संरचना है, वो ब्रेन है, वो तभी सही और गलत में अंतर कर सकता है जब वह व्यक्ति उचित शिक्षा का अध्ययन किया हो। उचित शिक्षा का, ध्यान रखिए, उचित शिक्षा का अध्ययन किया हो सके तो वो व्यक्ति संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन भी किया हो, पर वो उचित शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक स्तर में ही वो गलत प्रोग्राम को बनाता है। वो गलत प्रोग्राम उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कैसे आता है? क्या यह गलत विचार, गलत प्रोग्राम, महिलाओं के प्रति गलत विचारधारणाएं, वो कहाँ से इसे मिलता है? क्या वह स्वयं अपने आप मॉडल इनके माइंड में फिट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं मान सकता हूँ कि माइंड में 1-2% स्वयं द्वारा हो सकता है, पर शेष जो होगा उनके डाटा, वो दूसरे के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हो सकता है उस व्यक्ति को मित्र, दोस्तों, दुश्मनों के माध्यम से महिलाओं के प्रति गलत विचारधारणाओं को ठूसा जाता है, बदला की भावना सिखाया जाता है। यहाँ पे पुरुषों को बदला की भावना इस प्रकार की रेप एवं गैंग रेप की घटनाओं जैसे अंजाम देकर बदला की सीमा को बताया जाता है। किसी भी अपराध को बहुत हानि, क्षति पहुंचाकर वो बदला की पाठ हमें पढ़ाता है। कोई भी, वह हो सकता है समाज भी हमें गलत विचारों, गलत धारणाओं को हमारे दिमाग में ठूस देता है। ठीक है, इसके बाद ये सब तो ठूस लेते हैं, पर जो व्यक्ति जिसके दिमाग में वह ठूसा जाता है, यानी भरा जाता है, अब उसके पास इतनी सोचने की क्षमता सभी व्यक्ति में नहीं होती है।
वही व्यक्ति में होती है जिन्होंने उचित उचित शिक्षा का अध्ययन किया होगा। यानी अब जैसे किसी भी व्यक्ति में ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है, पर वो भर ले रहा है, पर उसे सही और गलत का अंतर ही पता नहीं। और सही और गलत का अंतर और गलत प्रोग्राम बनने से रोकने के लिए हमें उचित शिक्षा की ज़रूरत है, जो कि हमारे भारत में सबसे गंभीर समस्या कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही निम्न है। यहाँ पे शिक्षा को व्यापार माना जाता है। यदि पैसा है तो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की जाती है, पैसा नहीं है तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे विशेष कदम सरकार को यह उठानी चाहिए, शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अन्य कैंपस सम्मेलन उन्हें मुफ्त में कराना ही होगा यदि इस समस्या से हमें हटना होगा। क्योंकि यहाँ भारत की आबादी बहुत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, वो दलित परिवार से भी हो सकते हैं। अब दलित परिवार के पास इतने आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कम है, इस वजह से आधा % शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, वो 12 तक कक्षाएं सरकार के माध्यम द्वारा वो मुफ्त में कर लेते हैं, तब भी कुछ धनराशि की ज़रूरत होती है। पर पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और बड़े पढ़ाई की बात किया जाए, डॉक्टर, इंजीनियर की, तो वो नहीं कर पाते हैं। पर हमें सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिस दिन सभी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद हो उन्हें मुफ्त शिक्षा हमें अनिवार्य ही देनी होगी। और शिक्षा के पाठ्यक्रम में आज की शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो आज की शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात क्या है? आज की शिक्षा की पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वैज्ञानिकता के आधार पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। जबकि पिछले के पाठ्यक्रम में देखा जाए तो इसमें आध्यात्मिक विज्ञान, नैतिक आचरण विज्ञान यानी नीति शास्त्र आधार अनेक प्रकार के ग्रंथ, रामायण, गीता, महाभारत के श्लोक वगैरह नैतिक आचरण संबंधित पाठ्यक्रम दिए जाते थे। उस समय नैतिक चरित्र, शिक्षा में नैतिक चरित्र बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षा में नैतिक चरित्र संबंधित पाठ्यक्रम यदि शामिल नहीं किया जाता है तो यह शिक्षा व्यर्थ है। क्योंकि केवल व्यावसायिक वैज्ञानिकता को भी करने के लिए हमें नैतिक चरित्र की ज़रूरत होती है। हम इंजीनियर तो बन गए, पर इंजीनियर बनने के लिए हमें किस पद्धति से, हमें बड़े से कैसे बात करने होंगे, सीनियर से, जूनियर से कैसे बात करेंगे, अपने कार्यों के प्रति कैसे लगन होगी, हमें ईमानदारी एवं सत्यवादी के सिद्धांत पे चलना है। तो ये सभी, कोई भी कार्य में नैतिक आचरण बहुत ही ज़रूरी है। यदि नैतिक आचरण जिस शिक्षा के पाठ्यक्रम में लागू नहीं है वो उचित शिक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उचित शिक्षा की तो पहली बात की कमी है थोड़ा बहुत, और यदि है भी तो उसे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सही रूप से दे पाना असंभव है। कुछ शिक्षक दे पाते हैं, कुछ शिक्षक नहीं दे पाते हैं। कुछ विद्यालय अच्छे होते हैं, कुछ विद्यालय खराब होते हैं। तो जिस प्रकार की विद्यालय होते हैं, जिस प्रकार का समाज होता है, उसी प्रकार का हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो हमारे भारत में उचित शिक्षा की कमी है, अभाव है, और मुफ्त शिक्षा की भी अभाव है। सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि हमें उचित शिक्षा सभी व्यक्ति में, सभी नागरिक, भारत के नागरिक में, चाहे वो उम्र से ज़्यादा हों, चाहे गृहावस्था की जीवन व्यतीत करते हों, चाहे वृद्धावस्था के, उन्हें एक सम्मेलन के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। उन्हें लिखने पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें सुनने व बोलने एक सभा कक्ष के द्वारा, एक सम्मेलन के द्वारा उन्हें एक ऐसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो नैतिक चरित्र से संबंधित हो। और इस प्रकार की विकट समस्या में सरकार पहली कदम यह भी उठा सकती है कि वो विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिला समिति संगठन जो अपराध को कम करने के लिए विशेष प्रकार के सम्मेलन कराए जाएं, विशेष प्रकार जागरूकता कराया जाए कि इन अपराधों के पीछे क्या रीजन है, इनके क्या दिक्कत हैं, कितनी हानियां हैं, क्या हैं। यह सही एक एक व्यक्ति को इनकी एक सम्मेलन कर उचित शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। और जो विद्यालय स्तर के बालक हैं उन्हें पाठ्यक्रम द्वारा उन्हें कर दिया जाए। इसकी गलती हमें सबसे पहले परिवार की मानी जाती है।
यदि वो कोई भी बालक अपराधी होता है तो इसके पीछे परिवार का हाथ होता है। जो भी हाथरस में घटना हुआ उसमें कहा जाए कि क्या अपराधी की केवल गलती है? नीति शास्त्र कहता है कि मैं तो नहीं मानता कि केवल अपराधी का ही दोष है, पूरी तरह वो नहीं मानता है। कुछ संदर्भों में कहता है कि इसमें परिवार होगा, समाज होगा, हमारा विद्यालय होगा, हमारी राज्य होंगी, हमारी सरकार की भी गलती होगी, कुछ न कुछ कमियां जरूर होगी। अब जैसे एक एक संदर्भों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे परिवार की बात की जाए तो परिवार में माता पिता का बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण का न हो पाना, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसी रहन सहन है, अच्छे मित्रों का न होना, दुश्मनों का होना। और दूसरी बात समाज की, हो सकता है जिस समाज में हाथरस के बालक रहते हों वो समाज खराब हो, अच्छा आदर्श समाज न हो, इस प्रकार की भ्रांतियाँ हमारी समाज द्वारा, तो इसमें समाज की भी गलती पाई जाती है। तीसरी बात विद्यालय कक्ष में तो यह कहा जाता है कि जो विद्यालय है, जो समाज है, हो सकता है विद्यालय और समाज सही शिक्षा शिक्षक देते हैं, पर हो सकता है ग्रहण करने वाले की भी कमी हो, देने वाले की भी कमी हो शिक्षा में। ये दोनों की गलतियां मानी जा सकती है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों शामिल हो सकते हैं, एक को कहा जाना उचित नहीं होगा। पर हर संभव शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि छात्र को परिस्थितियों का एक आदर्श नैतिक चरित्र का निर्माण करवा सके, वही एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होगा। यदि उसे आदर्श नैतिक चरित्र निर्माण करने में यदि किसी प्रकार की कठिनाइयां हैं तो उस पर उसे अनुसंधान या रिसर्च करना चाहिए और उसे किसी न किसी प्रकार की हल और समस्याओं को जूझ कर, मेहनत कर छात्रों को अपने वश में करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने शिक्षा के क्षेत्रों में कहा कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। यदि किसी संकट, किसी दुख का यदि कोई उपाय है तो वे शिक्षा ही है। और दुख और कार्य जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं उसका केवल रीजन अशिक्षा का होना ही है। कहीं भी देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र जो है अशिक्षा के स्थान पर ही किसी प्रकार की संकट घटना का अवलोकन हमें देखने को मिलता है। यानी अशिक्षा या पूरी तरह शिक्षा का न होना, शिक्षा की सिस्टम व्यवस्था में सही तरह से कार्यों का न कर पाना, यह सभी की जिम्मेदारी होगी। दूसरी बात, अपराध के पीछे हमारा धर्म, स्वयं का धर्म भी होता है। धर्म तो गलत सिद्धांतों को नहीं बताता है, पर उनके धर्म के जो अनुयायी होते हैं, यानी धर्म के जो मेन अध्यक्ष होता है, वो हमें गलत पाठों का अध्ययन दिखाता है। एक दूसरे के प्रति जातिवाद, भेदभाव, एक दूसरे के धर्मों से जलना, कट्टरवादी आदि का हमें पाठ पढ़ाता है, जो कि हमें अशिक्षा होने के कारण इन बातों पे हम कभी कभी आ जाते हैं। पर शिक्षा हमें केवल नीति शास्त्र का शिक्षा कहता है कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी, यदि वो धर्म यदि किसी प्रकार गलत है, क्योंकि धर्म व्यक्ति के द्वारा ही बनाए जाते हैं, पूर्वजों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, वो स्वयं नहीं बनाए जाते। हो सकता है व्यक्ति है तो किसी प्रकार की गलती हो सकती है, यह सच है। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति है तो जिससे कोई गलती ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कोई भी गलती ना हो। ऐसा जरूर व्यक्ति होता है, कोई ना कोई एक गलती कर ही देता है, इसलिए धर्म बनाने में भी कोई गलती हो सकती है। यदि है हमारे धर्म में कोई गलती, जैसे मुस्लिम समाज की बात किया जाए तो जैसे 3 तलाक की बात जो थी, वो हो सकता है धर्म बनाने वाला थोड़ा गलत कर दिया हो। तो उसमें क्या है कि हम यदि शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं नीति शास्त्र के माध्यम से,
या किसी भी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर हम अपने धर्मों को स्वयं परख सकते हैं। वो जो भी उनके धर्म अध्यक्ष हैं उन्हें समझाकर कानून में यानी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। हम धर्म में निरंतर परिवर्तन कर सकते हैं, रीति रिवाज में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने संस्कार में परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है किसी परिवार का संस्कार गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हर परिवार, हर समाज, हर देश का अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, संस्कार हो सकते हैं। किसी के अच्छे, किसी के बुरे, किसी के समाज के विपरीत, किसी के समाज के अनुरूप होते हैं। हम शिक्षा इसलिए ग्रहण नहीं करते, उचित शिक्षा के माध्यम से हम इन सभी में परिवर्तन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब जैसे घटना की बात आती है कि जो बालक अपराधी करता है, जो व्यक्ति अपराधी करता है, जैसे हाथरस की ही घटना की बात की जाए तो जो अपराधी होगा वो सबसे पहले मानसिक स्तर से गुजरा होगा, और जो मानसिक स्तर की बात करता है यानी वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। वो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी का क्षेत्र है। इसमें कहा जाए तो नीति शास्त्र में मनोवैज्ञानिक का संपूर्ण रूपों का विस्तृत अध्ययन तथा गहन अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। तो हमें मनोवैज्ञानिक को निश्चित तौर पे समझना होगा, यानी नीति शास्त्र को निश्चित रूप से हमें समझना होगा। नीति शास्त्र और मनोवैज्ञानिक में कोई अंतर नहीं है। साइकोलॉजी और इथिक्स दोनों एक दूसरे के पूरक ही नहीं बल्कि एक दूसरे का एक ही मॉडल है, जबकि मनोवैज्ञानिक एक छोटा मॉडल है, जबकि नीति शास्त्र मानव का एक विस्तृत मॉडल है, जिसमें नीति शास्त्र के माध्यम से मानव के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। मानव के पक्ष से एक भी पक्ष को वो छोड़ता नहीं है। इसलिए नीति शास्त्र एक विस्तृत अध्ययन मनोविज्ञान के लिए है। जो नीति शास्त्र का अध्ययन करता है वो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी प्रगति ही नहीं, उनके समस्त क्षेत्रों में प्रगति का आशा किया जाता है। नीति शास्त्र में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है। मैंने नीति शास्त्र का गहन अध्ययन एवं विस्तृत अध्ययन कर यह पता किया कि नीति शास्त्र में एक ऐसी शक्ति है जो मानव को अपने वश में कर लेती है। यानी नीति शास्त्र मानव से जो करवाना चाहे वो करवा सकती है। यानी नीति शास्त्र यदि अच्छाई लाना है तो वो अच्छाई लाने में निरंतर सफल रहेगा। नीति शास्त्र के अध्ययन के बाद मन की जो दशा होती है नीति शास्त्र में समाहित हो जाती है। यानी नीति शास्त्र हमें अपने वश में कर लेता है और हमें एक नैतिक आदर्श समाज की स्थापना, आदर्श विद्यालय की स्थापना, आदर्श समाज, आदर्श सरकार की स्थापना, यानी समस्त क्षेत्रों में आदर्श के गुणों का प्रतिपादन करता है। अब बात हम आते हैं कि जो अपराध है वो परिवार स्तर से, विद्यालय स्तर से और कहा जाए तो समाज स्तर से, धार्मिक, सांस्कृतिक, संस्कार, इस सभी पृष्ठभूमि से होकर ही अपराध करता है। पर इन स्तरों में उसे सही और गलत दोनों विचारों का समावेश कर दिया जाता है, जो कि व्यक्ति उसे भली भांति समझ नहीं पाता। यहाँ पे समझने की बात है, और समझ वही व्यक्ति पाता है जिसके पास उचित शिक्षा हो। उचित शिक्षा हो, शिक्षा का अर्थ व्यवसाय करना न हो। कोई व्यक्ति के मन में गलत विचार आता है, गलत मनसा आती है या दूसरों के द्वारा गलत सिखाया जाता है, तो उसे दूर कैसे किया जाए, इस घटना से कैसे बचा जाए, आने वाली पीढ़ी इससे कैसे बचे, इस पर विचार किया जाएगा नीति शास्त्र के माध्यम से। तो इसमें यह है कि हमें दूसरों के द्वारा ठूसा जाता है या स्वयं भरा जाता है। स्वयं तब भरा जाता है जब हम गलत विचारों की आवृत्ति से के वातावरण या पृष्ठभूमि या समाज में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले कि उचित शिक्षा लेनी होगी, उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। और दूसरी बात, जो स्वयं द्वारा गलत विचारों का उत्पन्न होता है
तो उससे हमें कैसे बचना होगा? उससे हमें केवल 2 उपाय ही हैं। एक तो महात्मा गांधी द्वारा बताया गया मार्ग, अहिंसा का मार्ग। इससे किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है, जिसमें किसी भी मार काट की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो। अब जैसे यहाँ हाथरस की कांड हुई, इसके बाद पुतला जलाना, सड़क जाम करना, अनेक प्रकार की हम क्या कर लेते हैं, एक और अपराध कर लेते हैं। क्या यह उचित है? हम अहिंसा के मार्ग पे चलकर क्या इस समस्या से नहीं निपट सकते हैं? जो पुतला जलाते हैं वो स्वयं में जिम्मेदार इन सभी लोगों को होना होगा। उन्हें जब पुतला जलाने की बात आती है तो उन्हें यह भी देखनी चाहिए कि हमारी समाज क्या सही है कि गलत, परिवार सही है कि गलत, जो हमारे समाज में उपस्थित विद्यालय है उनमें शिक्षा सही है कि गलत, क्या हमारी सरकार सही है कि गलत। इन सभी को तो केवल मानव यानी नागरिक को ही तैयार करना होता है। सरकार बनानी होती तो भी नागरिक की जरूरत, समाज बनाना है तो भी, विद्यालय बनाना हो तो भी, सभी पृष्ठभूमि में हमें नागरिक की जरूरत होती है। और यहाँ पे नागरिक में उचित शिक्षा की कमी है, उचित शिक्षा की अभाव है। दूसरी बात, हम यदि स्वयं द्वारा गलत विचारों को रोकने के लिए आध्यात्मिक चिंतन, केवल आध्यात्मिक चिंतन ही एकमात्र सहारा है, एक उपाय है। इसमें हम दीर्घकालीन आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं, जो स्वयं द्वारा उत्पन्न किए गए। दूसरों के द्वारा हमें शिक्षा के मार्गों द्वारा भी हल किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में जैसे बात किया जाए तो भक्ति शाखा से निकट संबंध होना चाहिए, अनेक शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। इसमें अनेक प्रकार के योगों को शामिल किया गया है। इस सभी प्रकार की स्थिति को समझते हुए हमें ये सब कार्य करने होंगे। इसके विपरीत सरकार को कठोर कानून, अनेक जगहों पे सम्मेलन भी करना होगा। उचित शिक्षा की जो बात की जाती है वो हमें परिवार के द्वारा मिलती है, समाज के द्वारा। यदि आदर्श परिवार है तो आदर्श शिक्षा, सामान्य परिवार है तो सामान्य शिक्षा, विनाशकारी परिवार है तो विनाशकारी शिक्षा। उसी प्रकार समाज में भी बात की जाए तो आदर्श समाज है तो आदर्श शिक्षा, कलयुगी शिक्षा है तो कलयुगी समाज है तो कलयुगी शिक्षा, सतयुगी समाज है तो सतयुग जैसा ही शिक्षा। यानी जैसा हमारा परिस्थिति समाज होगा वैसा ही हमें शिक्षा भी मिलेगा। इसके बाद विद्यालय, यदि आदर्श विद्यालय है तो आदर्श शिक्षा, आदर्श विद्यालय है तो आदर्श पाठ्यक्रम, आदर्श सामान्य विद्यालय है तो सामान्य शिक्षा, और यदि वो विनाशकारी विद्यालय है तो विनाशकारी शिक्षा। इसके बाद धर्म, आदर्श धर्म है तो आदर्श शिक्षा दी जाती है, और यदि वो सामान्य धर्म है तो समान शिक्षा। वो सभी में यही सिद्धांत लागू होता है। अब बात आई कि इतनी समय से मैं कर रहा हूँ उचित शिक्षा क्या है। तो उचित शिक्षा में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आदर्श परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, आदर्श संस्कार हों इस परिवार में, आदर्श सामाजिक शिक्षा यानी समाज हो, आदर्श विद्यालय पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है, आदर्श धार्मिक शिक्षा का होना अनिवार्य है, और संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन भी अनिवार्य है, तभी यह उचित शिक्षा माना जाए। तो अंत में, निष्कर्ष में, नीति शास्त्र इन अपराधों को रोकने के लिए 5 लोगों को जिम्मेदार बताता है: परिवार, समाज, विद्यालय, शिक्षक और सरकार। इन सभी को मिलकर, किसी एक को मिलकर नहीं, और किसी एक के मिलने से कुछ होने वाला नहीं है, समय ऐसा ही बीतता जाएगा। उन सभी से मिलकर एक आदर्श समाज की स्थापना करना होगा, एक आदर्श उचित शिक्षा का निर्माण करना होगा, और स्वयं उचित शिक्षा द्वारा इनकी कार्य योजना को जारी करने में हमें गाइडलाइन लेना होगा। सरकार को कठोर कानून बनाने होंगे,
अंत में मैं यही कहूँगा। गांधी जयंती में महात्मा गांधी की बात की जाए तो यही है कि महात्मा गांधी संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन, उपनिषद, गीता, कर्म कांड के सिद्धांतों का अध्ययन उन्होंने जरूर किया था। आज हमारे देश में यदि वो महान हैं तो बस इसी का कारण है। देखिए, अहिंसा के मार्ग को अपनाकर उन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो हमें ज़रूरी है कि महात्मा गांधी के सभी सिद्धांतों, विचारधाराओं से प्रेरित होकर मिलकर हमें देश के विकास और प्रगति पर हम सभी भारतवासियों को मिलकर इस मुद्दे पर कार्य करना चाहिए। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे विद्यालय हो, उन सभी की जिम्मेदारी अनिवार्य है और उनको सहभागिता देना भी अनिवार्य होगा।